हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री के NCERT का चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखेंगे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और अब हम देख लेते हैं, इसके पहले हमने क्या देखा है। तो हमने नाज़ीवाद का मतलब देखा है, ठीक है। और क्या देखा है हमने, वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार जर्मनी का आधिपत्य खत्म हुआ, है ना, युद्ध का असर क्या हुआ, ठीक है। और आज हम देखेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। इसका मतलब हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा सा नए शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द है वो है हर जाना, ठीक है। हर जाने का मतलब ये होता है ना कि किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। आपने कोई गलती कर दी और उसके दंड के रूप में आप उस नुकसान की भरपाई कर रहे हो, तो वो होता है हर जाना। खंदक क्या होता है, अभी हमने खंदकों का जो है पहले वीडियो में हमने खंदकों की ज़िंदगी का महामंडन किया जा रहा था, ये देखा था ना। तो खंदक जो है ना, वो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। तो देखिए क्या है ना, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई ना, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पॉटकिस्ट, ध्यान रखेंगे, स्पॉटकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोही योजनाओं को अंजाम देने लगी। और बहुत सारे शहरों में ना मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन में जो है राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। और इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों, ये सारे गुट्स हैं, ठीक है, समाजवादियों का गुट, डेमोक्रेट्स का गुट, कैथोलिक का गुट ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया। अब देखिए, आखिरकार वाइमर गणराज्य ने ना पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की जो मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है। फ्री कोर जो है वो सैनिकों का संगठन था, इसकी मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ना स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। किसकी नींव डाली? कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद कम्युनिस्ट जो साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टरपंथी हो गए, ठीक है। अब साम्यवादी का मतलब क्या होता है, जो ये साम्यवादी होते हैं ना, ये सामाजिक राजनीतिक जो है दर्शन के अंतर्गत ऐसी विचारधारा है ना जिसमें जो है वर्गहीन समाज, ठीक है, वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है। तो ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान को ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज की जो है स्थायित्व होता है, ठीक है। और इसको और अगर डिटेल में आप समझने का प्रयास करिए तो ये जो है ना, ये साम्यवाद जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया साम्यवाद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये समाजवाद की चरम परिणति है, ठीक है। मतलब टोटली कहने का मतलब ये है कि साम्यवाद में जो है जो आर्थिक जो वर्चस्व के प्रतिमान को ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्थायित्व होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी वंचित नहीं होगा न्याय से, और मानवता जो है एकमात्र जाति होगी। और समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद जो है वो एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक दर्शन है ना जिसमें जो है धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, किसके अधीन होता है? समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। तो ये जो समाजवादी व्यवस्था है ना, इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का जो है नेतृत्व करता है और निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कट्टर होते गए, दुश्मन होते गए, ठीक है। और हिटलर के खिलाफ ना कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके, ठीक है, कि हम जो है हिटलर के खिलाफ जो साझा मोर्चा करें, क्योंकि उन दोनों में खुद ही विवाद चल रहा था, ठीक। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला, ठीक है। जर्मनी का पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा गया था, और युद्ध के बाद ना उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। अब इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे, समाप्त होने की स्थिति में थे।
तो आखिरकार 1923 में ना जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब भाई उनके पास बिल्कुल समाप्ति की स्थिति में है, तो उन्होंने जो है इनकार कर दिया हर्जाना चुकाने से। तो इसके जवाब में ना फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि रूर प्रदेश में क्या ऐसा विशेष खास है। रूर जो है ना वो जर्मनी के जो है एक शहर का नाम है, ठीक है, शहरी क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जनसंख्या जो है 2800 पर किलोमीटर है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ना रूर नदी यानी कि पश्चिम में राइन और उत्तर में लिप्पे है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है, उत्तर में राइन और पश्चिम में जो है पश्चिम में राइन और उत्तर में लिप्पे नदी है, ठीक है। तो यहाँ जो है यूरोप का सबसे बड़ा विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो रूर पर कब्जा कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर जो है यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि रूर जो है वो जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। तो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दिया ना कि उसकी मुद्रा जो है मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि जो है अगर हमारे देश में नोट छापने की मशीन है तो सरकार बहुत ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप देती है। तो इससे जानते हैं क्या होता है, इससे जो है नोट ना छापने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अर्थव्यवस्था के तौर पे मैं आपके अगर समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूँ, आप मान लीजिए कि हमारे देश में अगर नोटों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मूल्य जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए कोई सब्जी लेने जाते हैं, 50 रुपए की सब्जी मिलती है, 50 रुपए किलो, ठीक है। और वहीं पे अगर नोटों की कीमत गिर जाए, मूल्य गिर जाए, तो क्या होगा, आपको बोरा भर अगर नोट लेके जाएंगे तब आप थोड़ा सामान लेके आएंगे तो मुद्रा की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। तो ठीक है, उसी समय जो है जर्मनी में भी यही हुआ, उसकी मुद्रा की मार्क का वैल्यू जो है वो तेज़ी से गिरने लग गया। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। अब आप ये देखिए, और जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,000 जो है 46,21,000 मार्क, और दिसंबर में मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 9 करोड़ से भी ज़्यादा मार्क हो गई, ठीक है। अब इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लग गए। अब देखिए जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरी ना, अभी आप सोच रहे होंगे मार्क क्या है, तो वहाँ जिस प्रकार हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, उस प्रकार उनके वहाँ मार्क चलता था, ठीक है। तो जो है इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लग गए, और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान छूने लग गई। तो रेखा चित्रों में जो है जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर ले जाते हुए दिखाया जाने लग गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम भाई जब नोट की वैल्यू कम होगी, गिरेगी, तो क्या होगा, नोट भर के ले जाएंगे और थोड़ा सामान लेके आएंगे। तो जर्मन समाज जो है दुनिया भर में हमदर्दी के पात्र बनकर रह गया, और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अति मुद्रास्फीति क्या होता है। अच्छा, ये जो अति मुद्रास्फीति है ना, इसका मतलब ये है महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई। अब मुद्रास्फीति यानी महंगाई से तात्पर्य उपभोक्ता, यानी कि हम लोग जो है उपभोक्ता, उपभोग करने वाले जो लोग होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होना। तो जब उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थायी और अस्थायी वृद्धि होना, तो इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। आप सरल शब्दों में देखें कि इन्फ्लेशन जो है पैसे की कीमत में गिरावट, यानी कि पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट। अब 5 साल पहले आप 100 रुपये में जितना सामान खरीद लेते थे ना, आज यानी 5 साल बाद आप वही वस्तु 500 रुपये में भी नहीं खरीद पाएंगे। ये चीज़ होती है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, ठीक है। तो जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है ना, तो उस स्थिति को कहते हैं अति मुद्रास्फीति। तो जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए ना अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई, ठीक है। और इस डॉप्स योजना क्या है ये भी समझ लीजिए। इस योजना में ना जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, ठीक है। डॉप्स योजना के तहत क्या किया गया कि जर्मनी की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। इसके बाद क्या हुआ, मंदी के साल आ गए, ठीक है। मंदी, जब जाहिर सी बात है कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो मंदी का साल आ जाएगा। तो क्या हुआ, सन 1924 से 28 तक ना जर्मनी में कुछ स्थिरता रही,
ठीक है, लेकिन ये स्थिरता मानो रेत में ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः जो था अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों से। जर्मनी जो है वो अमेरिका से कर्ज लेके अपना औद्योगिक व्यापार गतिविधियां संभाल रही थी और कर्जों पर आश्रित थी। और जब 1929 में ना वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि जो है शेयर मार्केट धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। जब स्टॉक मार्केट ही धराशायी हो जाएगा तो वो कहाँ से कर्ज देगा अमेरिका, ठीक है। तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात खत्म हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लग गए, ठीक है। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी शुरू थी, ठीक है। मंदी के बाद महामंदी आ गई। 1929 से 32 तक अगले 3 सालों में ना अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। अब ये देखिए अमेरिका को कितना लॉस हो रहा था। अब जब भाई किसी देश को लॉस हो रहा है तो क्या वो दूसरे देश को कर्जा देगा? नहीं देगा। महामंदी का दौर चल रहा था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत और ख़राब होती जा रही थी। जब जाहिर सी बात है किसी भी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा ऊँचा हो, ठीक है, तो क्या किसान उसको खरीदने की हालत में रहेंगे? ठीक है, वो नहीं खरीद पाएंगे। सट्टेबाज जो है बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। अब आज भी आप देखते होंगे कि अगर अमेरिका में कुछ भी मंदी आ जाती है तो उसका प्रभाव जो है ना वो पूरे देश में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ही है जो शक्ति का केंद्र है। और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा जर्मनी अर्थव्यवस्था में जो कि कर्जों से चल रही थी। और 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले ना मात्र 40% रह गया। अब ये बताइए 40% जब औद्योगिक उत्पादन रहेगा तो क्या होगा? वहाँ पे मजदूर जो है या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन में काफ़ी गिर चुके थे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है, कंपनियां बंद है, मैक्सिमम कंपनियां बंद है, मैक्सिमम काम बंद है। तो क्या हो रहा है? या तो जो कंपनियों में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 50% हो जा रही है या लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। कंपनी से जो है डिलीशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे लोगों को हटा दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? यही चीज़ हो रहा है, उनके वेतन काफ़ी गिर चुके हैं। तो फिर क्या हुआ? बेरोजगारों की संख्या में ना बेरोजगारी की जो संख्या है वो 60 लाख तक जा पहुंची। अब बताइए 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उनकी आजीविका का साधन क्या होगा? तो जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लग गए जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। अब भाई आजीविका चलानी है तो कोई भी काम करने के लिए लोग तैयार हो ही जाएंगे, है ना, उन्हें तो अपना पेट पालना है। तो बेरोजगार नौजवानों या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में जो है खड़े पाए जाते थे। तो एक बात और जान लीजिए, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो अमेरिका स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वॉल स्ट्रीट है वो अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे ना तो युवा वर्ग जो है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए। अब आपने सुना तो होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। रोजगार था नहीं उनके पास, आजीविका के साधन थे नहीं, तो वो जो है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था कि कैसे आगे का जीवन बीतेगा इस आर्थिक संकट के दौर में। तो आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर भी पैदा कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था ना, मुद्रा की वैल्यू गिरती जा रही थी ना, तो मध्यम वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग जो थे वो खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो गया। तो कारोबार ठप हो जाने की वजह से जो छोटे मोटे व्यवसायी थे ना या फिर जिनका खुद का रोजगार चल रहा था, ये लोग जो है खुदरा व्यापारी की हालत भी खराब होती जा रही थी। इम्पैक्ट तो सभी पे पड़ता ही है। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें क्या डर था? ये देखिए, उन्हें ये डर था ना कि अगर कहीं ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे और हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे, ठीक है, जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। लेकिन जो है बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। तो बड़े व्यवसाय संकट में थे, ठीक है, बड़े व्यवसाय क्या थे? संकट में थे।
किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों के बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। ठीक है, अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी जो है वो डूब रहे थे। सोचिए क्या बीत रहा होगा जो माँ बाप अपने बच्चों के जो है भरण पोषण के लिए चीज़ें ना इकट्ठा कर पाएँ, ठीक है, इस मंदी के दौर में। तो राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य ना एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। तो वाइमर जो है संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से जानते हैं क्या हुआ? इनमें एक कमी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इसमें जानते हैं क्या प्रावधान था? इसमें यह प्रावधान था कि जो है किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। क्या हो गया था? एक पार्टी को बहुमत मिलना नामुमकिन हो गया था। तो हर बार जो है गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। और दूसरी समस्या क्या थी? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 की वजह ये थी जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अब देखिए, अपने छोटे से जीवन काल में ना वाइमर गणराज्य का शासन जो है 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। ध्यान रखेंगे, उनकी औसत अवधि 239 से ज़्यादा नहीं रही। और इस जो है दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया और इन पर सारे नुस्खों के बावजूद ना संकट दूर नहीं हो पाए। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि वह जो है उनके लिए कोई समाधान ही नहीं खोज पा रहे थे। सर्वहाराकरण क्या होता है? देखिए, गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, ये होता है सर्वहाराकरण। क्या होता है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे हिटलर का उदय। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर ये मैंने इस वीडियो में स्टार्ट कर दिया ना तो अगले वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। पूरा मैटर जो है हम हिटलर का अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।